हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो मैंने ये क्लास ली है आप लोगों की, कुछ रीज़न था उसको छोड़िए, बट हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी की सीरीज़। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है मैंने आप लोगों के साथ जो है क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें मैं चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही थी कि सी टेट में किस चैप्टर से कहाँ से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो जो है मैं आप लोगों को पूरा बता रही थी कि किस तरीके से आप लोगों को इसको पढ़ना है। देखिए, ज्योग्राफी इसलिए मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि ऑलरेडी जो है क्लास 6, 7th, 8th की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है, ये ऑलरेडी मैं जो है आप लोगों को पूरा चैप्टर जो है करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इसका प्लेलिस्ट में नहीं मिल रहा है तो आप लोग सर्च कीजिएगा, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6, 7th, 8th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ पे चैप्टर वाइज जो है पूरी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही आप लोगों को अगर नहीं मिलता है तो वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, साथ ही टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी चैप्टर वाइज। तो क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है इसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 कर लिया था। आज मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 4 और 5, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सी टेट पेपर 2 एसएसटी है तो आप लोगों के लिए क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बार बार कहती हूँ कि जिन लोगों का भी पेपर 2 एसएसटी है, अगर आप चाहते हैं एक अच्छे मार्क्स के साथ जो है इसे पास करें, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि एनसीईआरटी पर फोकस करें। ठीक है, मैं बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से पढ़ना है तो मैं खुद करवा रही हूँ, जिसमें मैंने कई चैप्टर जो है आप लोगों को पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में नोट्स बना के दिए हैं, और कई चैप्टर्स जो है आप लोगों को मैंने बुक से ही करवाए हैं जिसमें अंडरलाइन किए हैं। ठीक है, जिसमें आपको इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरी जो चीज़ें जो अंडरलाइन है केवल आपको वही पढ़ना है, जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं केवल वही आप लोगों को करना है। ठीक है, तो पूरी कोशिश रहती है कि कितना ईजी से ईजी वे में मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों की मदद कर सकूँ। बाकी आप लोग खुद बताइएगा कि आप लोगों को कितनी इससे हेल्प मिल रही है। ठीक है, क्लास 6 तो जो हमारा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, साथ ही हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। बहुत जल्दी मैं हिस्ट्री की क्लास लूँगी, इसमें भी मैंने जो है एनसीईआरटी 6, 7th कंप्लीट करवा चुकी हूँ। हिस्ट्री की 8th क्लास की जो है चलेगी, स्टार्ट होगी, तो इसको करेंगे, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू भी मैं करवाऊंगी, बस आप जुड़े रहिए। यहाँ पर केवल आप लोगों को सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता चलेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो है फ्री में आपको पूरी क्लासेस मिलेंगी। जिन लोगों का पेपर 2 एसएसटी है, पूरा एनसीईआरटी मैं यहीं पर कराऊंगी। साथ ही सीडीपी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, और लैंग्वेज के भी जो है आप लोग तैयार रहिए। लैंग्वेज के भी जो बहुत जल्द ही जो है मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि अभी का जो टाइम है, ये फोकस कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, क्योंकि यही बेस्ट टाइम होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर को जो है पढ़ें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों की जो एसएसटी है वो आप लोगों की जो है कितने मार्क्स की आती है, 60 नंबर की आती है। ठीक है, 60 मार्क्स की आती है, तो उसमें 40 मार्क्स जो है आप लोगों का एनसीईआरटी से आता है, 20 मार्क्स जो है पैडागोजी का आता है। तो पैडागोजी के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसकी जो है मैं तैयारी जब कराऊंगी, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से, वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये 40 मार्क्स की जो तैयारी अभी स्टार्ट हो चुकी है, इस पर फोकस कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बोला इस पर गौर करेंगे, और उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ठीक है, और ये क्लास आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा लोगों के साथ, ताकि उन लोगों को भी जो है एक हेल्प मिल सके। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को एक सही गाइड कर सकूँ। ठीक है, ये सब तो रही बातें, अब हम क्वेश्चन की जो है स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, दिए गए लक्षणों, मतलब ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, और इसमें जो है आपको ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। किसकी? महाद्वीप की पहचान करनी है। वैसे मैंने आप लोगों को जो है पूरे महाद्वीप, चाहे वो एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, या आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया हो, या उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, पूरे महाद्वीप को मैंने बहुत ही अच्छे से इसके नोट्स बना के आप लोगों को दिए हुए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को नोट्स सेंड करूंगी, बस अब जुड़े रहिए। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो कौन सा महाद्वीप है जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? आप लोगों को बताऊं तो अगर ये हमारा जो है ग्लोब का अगर बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का कुछ जो है आप लोग देखते होंगे, यहाँ पे यूरोप है, इधर जो है ये आप लोगों का यूरोप है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का
एशिया है, इधर हमारा अमेरिका पड़ जाता है, यहाँ पर जो है दक्षिणी अमेरिका, और इधर जो है हमारा क्या पड़ जाता है, अफ्रीका, ठीक है, और इधर हमारा पड़ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ये इस साइड जो है हमारा पड़ जाता है अंटार्कटिका। तो ये जो है आपके 7 महाद्वीप है। इसमें जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो बोला गया है वो बोला गया है ऑस्ट्रेलिया को, और ये पूरी तरह से कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में, तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में जो है कौन सा है, ये है हमारा कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया। इसमें द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ जो है ये किससे घिरा हुआ है, पानी से, ठीक है। तो अंटार्कटिका तो होगा ही नहीं, अंटार्कटिका तो पूरा बर्फ में और दक्षिण में जरूर है, लेकिन पूरा ये छोटा महाद्वीप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बोला गया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अच्छा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो बड़ा सबसे महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो विश्व का वो है एशिया, ठीक है। कौन सा है, एशिया। अब उसके बाद जो है कौन सा होगा, अंटार्कटिका आएगा, आंसर में अंटार्कटिका आएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया आएगा, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो देखिए अफ्रीका तो होगा नहीं, सबसे छोटा बोला है तो ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा जब एशिया है तो सबसे छोटा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर इन्हीं से आता है। अफ्रीका के भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगी, अमेरिका के भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका हो चाहे उत्तरी अमेरिका हो, हर एक के पॉइंट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। पहले कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बना है और किस तरीके से। यहाँ पे देखिए, चाहे आप लोगों को ये संधि कौन सी जल संधि है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा जो है संधि अलग करती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे जो है मैंने जो पॉइंट आप लोगों को, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से था तो ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे जो है मैं दिखाने के लिए बस जस्ट कि कहाँ से आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। पहला पॉइंट यही था ना, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। दूसरा पॉइंट क्या था, ये चारों तरफ से महासागरों समुद्रों से घिरा हुआ है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। बस यही दिया, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से किसे, महासागर और समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कई लोगों को ये चीज़ कंफ्यूज करेगी। देखिए बहुत सारे लोगों को चीज़ें जो है पता होती हैं, कई लोगों को जो पहली बार देने जा रहे होते हैं उनको यही पता नहीं होती हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जो खोल कर बता रही हूँ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आ गया। अगली बार जो है आपको ये भी हो सकता है कि दक्षिणी अमेरिका से पूछ जाए, अंटार्कटिका से पूछ दे, या उत्तरी अमेरिका से पूछ दे। तो इन सबके पॉइंट्स मैंने जो है आप लोगों को जो नोट्स में है वो पूरा करवा रखा है। आप लोगों को वो जो मैं दूंगी तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए दक्षिणी अमेरिका से क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस तरह से ग्लोब है, तो इधर जो है अगर आपका उत्तरी अमेरिका है तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये बीचों बीच से निकलता है ऐसे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से जो है कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में कौन से 2 महासागर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है पश्चिम में, तो पश्चिम में हम सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर है और इधर जो है अटलांटिक महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। बिल्कुल, जो एंडीज है ना, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम फैली हुई है, और जो चिली नामक शहर है उसी पर, ठीक है। अब उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न बहती है। बिल्कुल, विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है कहाँ पे, अमेज़न कहाँ पे, आगे इससे क्वेश्चन भी है तो वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगी। तो अमेज़न जो है कहाँ पे, दक्षिण अमेरिका में बहती है। अच्छा, कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं नील नदी को लेकर और अमेज़न नदी को लेकर। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बड़ी नदी, ठीक है, और लंबी नदी का मतलब कि उसकी लंबाई कितनी है। सबसे लंबी नदी नील है, लेकिन सबसे बड़ी उसकी गहराई जो है वो क्या है, वो है अमेज़न। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अंटार्कटिका से पॉइंट भी हम लोग कर लेते हैं, आगे आपको जो है इसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें आपको समझ में आएगा, ठीक है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, क्योंकि अंटार्कटिका जो है पूरी तरह से जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के एकदम मध्य में स्थित है, इसलिए इसको बोला गया है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ये ढका रहता है। किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शोध केंद्र, रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। भारत के भी यहाँ पे शोध जो है संस्थान है। कौन कौन सा, एक मैत्री है, दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का
एनसीईआरटी का जो है एक मैंने बस एक कटिंग ली थी कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। और आप लोगों को जब पढ़ना होता है ना तो लाइन जो भी महाद्वीप के बारे में पढ़े उसको एकदम पॉइंट में स्टार मार्क करके जो है एक एक लाइन बना के पॉइंट वाइज जो है आप याद करें, आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएंगे। वैसे मैंने खुद भी बना के दिया है तो वहाँ से भी आप लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परिमंडल में से किस में मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्या में भूतपन के कारण प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित परिमंडल में से किस मंडल में मानव के साथ साथ जीवित जीव भी पाए जाते हैं। तो देखिए वायुमंडल में हम लोग को पता है कि केवल वायु मिलती है। जीवमंडल बिल्कुल, जल मंडल में जल मिलेगा, स्थल मंडल में केवल धरती। तो जीवमंडल एक वही जगह है जहाँ पे मानव के साथ साथ जीवित जो जीव होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीवमंडल से रिलेटेड भी कहाँ से क्वेश्चन ये बना है। देखिए जीवमंडल जो है जीवमंडल में स्थल जल हवा के बीच एक सीमित भाग है। मतलब कि अगर हम वायुमंडल की बात करें, स्थल मंडल की बात करें, जल मंडल की बात करें, ठीक है, इसके बीच ही जो है एक सीमित, जहाँ पे जो है सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ पे जीवन मौजूद है। कहने का मतलब है ये वही स्थान है जहाँ पे स्थल भी है, जल भी है, हवा भी है, इसीलिए यहाँ पे जीवन मौजूद है। जीवों की बहुत सी प्रजातियां यहाँ पे, सूक्ष्म जीव हो या बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी तक सभी जीव जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। तो जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, एक जंतु जगत और एक पादप में जो है बांटा गया है, ठीक है। पृथ्वी के जो तीनों मंडल हैं आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये तीनों मंडल, चाहे वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो, जल मंडल, ये आपस में जो है क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे कि लकड़ी खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ वाले भाग पर मिट्टी का जो है कटाव होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होने लगता है। सुनामी के कारण अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर भी कुछ भाग जो है पानी में डूब गया, ठीक है। तो ये कुछ भी अगर इसमें हलचल होता है तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है ये प्रभावित करता है, ये बताया गया है। तो ये तीनों जो वहाँ पे मिलते हैं तीनों पर, वो होता है जीवमंडल, जहाँ पे जो है मानव जीवित रह सकते हैं। मानव के साथ साथ जो है यहाँ पे जीव जंतु पादप सब कुछ जो है पाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के ये दिखा रही हूँ ना, ये मेन मेरा यही मकसद है कि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। बहुत सारे लोगों को कहाँ से क्या पढ़ें, कहीं से भी कोई PYQ करवा रहा है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस ये कर लीजिए, लोग वही करने लगते हैं। आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल वो आपको अपनी तैयारी को जांचने के लिए। लेकिन जब तक आप एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, जब आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे ना, आपको हर क्वेश्चन ईजी लगेगा, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से वायुमंडल और जैवमंडल, बाकी दो कौन सा है। देखिए एक वायुमंडल हो गया और एक जीवमंडल हो गया, तो बाकी कौन सा है, जलमंडल और मध्य मंडल होता है, नहीं, जलमंडल और स्थल मंडल बिल्कुल। ये जो मध्य मंडल है, समताप मंडल है, ये तो वायुमंडल के भाग हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला कि प्राकृतिक के जो 4 मंडल हैं वो कौन कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। जल, ठीक है, जल वायु स्थल और जीव, ये 3 मंडल है, ठीक है। तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल है, तो जल मंडल और स्थल मंडल बच गया। बी पॉइंट जो है सही है। बाकी ये दोनों होगा नहीं क्योंकि इसमें वायुमंडल के भी पार्ट को जोड़ दिया है, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, कोई भी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती है कमेंट करके पूछिएगा, अगर कोई सजेशन है तो वो भी, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को एक एक करके करवाती जाती हूँ। मैं अब जो है आप लोगों को बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करूँगी, जिसमें आप लोगों को भी जुड़ने का मौका मिलेगा। आप लोगों को जो है वहीं पर डायरेक्ट जो है आप लाइव जो है अपने आंसर बता पाएंगे। जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन, देखिए इन कथनों को आपको ध्यान से देखना है, जब हमें पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है तब हम ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित नहीं होता है। जब पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना, पूरी पृथ्वी का अगर अध्ययन करना है तो ग्लोब हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, उपयोगी साबित होता है, ये तो गलत हो गया। जब हमें पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य और जिलों के शहरों के बारे में अध्ययन करना है तो मानचित्र उपयोगी, ये भी गलत बोल रहे हैं, मानचित्र उपयोगी साबित नहीं होता है। भाई मानचित्र से ही तो पता चलेगा, किसी एक भाग का अगर हमें अध्ययन करना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, देश, राज्य, जिला के बारे में जानना है, शहर के बारे में जानना है, तो मानचित्र से ही तो सही होता है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत बोल रहे हैं।
मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। बिल्कुल, मानचित्र क्या होता है, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी की सतह पर या किसी भी एक भाग का, चाहे वो शहर हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एक पैमाने के माध्यम से जो है इस चपटी सतह पे जो है उसे खींचा गया चित्र होता है। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। यहाँ पे क्या बताना है, असत्य कथन की पहचान करना, जो कथन गलत है। तो ए और बी दोनों ही गलत है भाई, तो यहाँ पे ए और बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पर्वत, पठार, मैदान आदि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग करते हैं? पूरा एनसीईआरटी का है, देखिए किस मानचित्र का है। क्या राजनीतिक मानचित्र का? बिल्कुल भी नहीं। राजनीतिक मानचित्र में क्या आ जाता है, जिसमें राज्यों को, नगरों को, गांवों को, क्या में कोई भी पूरे विश्व के जो देश राज्य है उनकी सीमाएं जो उनको दर्शाने के लिए राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। थीमेटिक मानचित्र? बिल्कुल नहीं। थीमेटिक किसके लिए होता है? सड़क का मानचित्र हो या वर्षा, वन, उद्योग, इनको दर्शाने के लिए। भौतिक मानचित्र? बिल्कुल। पर्वत, पठार, मैदान के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? भौतिक मानचित्र का। देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को पूरा देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये भी पूरा, इसीलिए मैंने ये लिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे देखो बना है, भौतिक मानचित्र। आपसे क्वेश्चन क्या था, पर्वत, पठार, मैदान को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो भौतिक। ठीक है। राजनीतिक मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव को या किसी भी देश या विदेश के राज्यों को, उनकी सीमाओं को दर्शाना, तो राजनीतिक मानचित्र। थीमेटिक के लिए जो सड़क हो, वर्षा हो, उद्योग हो। अगला क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि सड़क, वर्षा, वन, उद्योग के वितरण को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में ये तीनों दे देंगे। अब यहाँ पे जिसको नहीं पता होगा वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो ये कौन से मानचित्र होता है? थीमेटिक। ओके सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमाना आवश्यक होता है, जो पैमाना होता है वो जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? देखिए क्यों जरूरी होता है। मानचित्र के लिए, प्रतीक के लिए, ये प्रतीक है, प्रतीक के लिए, रेखा चित्र के लिए, इनमें कोई नहीं। देखो प्रतीक के लिए तो चिन्ह होते हैं, रेखा चित्र के लिए जरूरी नहीं है, ऐसे ही खींचकर बता दिया जाता है, लेकिन मानचित्र के लिए जरूरी होता है। और पैमाना भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा पैमाने वाला मानचित्र, एक बड़े पैमाने वाला मानचित्र। अब ये कैसे आप लोगों को समझ में आएगा? देखिए छोटे क्योंकि जो मानचित्र पर दर्शाया जाता है बहुत बड़े एरिया को दर्शाया जाता है। तो अगर मान लो कोई भी चीज़ है 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर का क्या 500 किलोमीटर का पैमाना तैयार करना आसान है? नहीं। तो जो बड़े एरिया को जब दर्शाना होता है तो वहाँ पे छोटे पैमाने का जो है प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे बोला जाता है छोटे पैमाने वाले मानचित्र। आपको मैं बता देती हूँ। देखिए जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को, कोई भी बड़ा क्षेत्रफल वाला भाग है जैसे महाद्वीप हो या देश है, उसको अगर एक कागज़ पे दिखाना है, ठीक है, तो उसको जो है छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे 500 किलोमीटर को अगर दर्शाना है तो आपको उसके लिए 5 सेंटीमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे पूरा दिखा पाना जो है संभव ही नहीं है। ठीक है, तो पैमाना भी इस तरीके से तय किया जाता है कि जो दूरी है वो वास्तविक लगे। ठीक है, तो बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को या बड़े क्षेत्रफल वाले जो महाद्वीप है या देश है उनको दर्शाने के लिए जो छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। ठीक है, और बड़े पैमाने वाला मानचित्र क्या क्या होता है? जब छोटे क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे गांव, शहर या को कागज़ पर दिखाना होता है तो उसे जो है बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। जैसे कि कोई भी जगह हो वहाँ पे 500 मीटर की दूरी है तो 5 सेंटीमीटर के रूप में दर्शाया जाता है, और इसे बोला जाता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। देखिए बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि बड़े क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है, उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आप गलत हो जाएंगे। छोटे पैमाने का प्रयोग जो है बड़े क्षेत्र वाले जो भाग होते हैं, बड़े क्षेत्रफल वाले जो भाग होते हैं उसको दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। लेकिन जो छोटे क्षेत्रफल वाले जो भाग होते हैं जैसे गांव, शहर, उसको दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अपोजिट चलता है, बड़े क्षेत्रफल के लिए छोटे पैमाने वाला मानचित्र और छोटे क्षेत्रफल के लिए बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देश को कागज पे दिखाना होता है तब छोटे पैमाने का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार के मानचित्र को छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बिल्कुल सही बात। जब छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर हो उसको कागज पे दिखाना हो तब बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला, तो दोनों ही सही है, अभी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं, क्योंकि अब मैंने 4 और 5 चैप्टर लिया था। चौथा चैप्टर जो है आपका जो क्या है मानचित्र है, और 5वां जो है क्या बोलते हैं वो आप लोगों का महाद्वीप वाला है। ठीक है, तो प्रधान दिग बिंदु पूछा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी हैं। ये प्रधान जो दिशाएं हैं कौन सी हैं, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, यही है ना, तो ये प्रधान दिग बिंदु है। जल स्थल हवा एक साथ कहाँ मिलते हैं, तो हम सब लोगों को पता है जल स्थल हवा एक साथ कहाँ मिलते हैं, अभी बताया था जीवमंडल में, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इस तरह से कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सबको जो जो चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सबको आपको यहाँ पे शामिल किया। आप इसको कर लीजिए, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो चैप्टर वाइज जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ इसको मत छोड़िएगा। क्लास 6 की जो है ज्योग्राफी चल रही है, और इसमें जो है 4th और 5 चैप्टर में करवा रही हूँ, 1 2 3 करवा चुकी हूँ 2 पार्ट में, तो वो वहाँ से कर लीजिएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना होता है, हम सब लोग जानते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जो है स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, देखिए पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है, मतलब स्थल मंडल कहा जाता है। ये भूपटपट्टी की चट्टानों मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। इसमें जो है जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और यही वो मंडल है। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, एक महाद्वीप और दूसरा महासागरीय बेसिन। तो ये याद रखिएगा, जो महाद्वीप है वो 7 है, महासागरीय बेसिन जो है ये आपके कितने 4। आगे देखते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को जो है एनसीईआरटी का जब चैप्टर करवाया था सब कुछ करवा रखा है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले मैंने एनसीईआरटी कराया, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। पहाड़ों पर पर्वत जो रोही है उनको सांस लेने में जो है क्या होती है, कठिनाई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको समझिएगा। देखिए, पहाड़ों पर हवा का घनत्व जो है भिन्न होता है, तो इनमें सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, पहाड़ों पर जो पहाड़ पे जो चढ़ते हैं उनको सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब वो ऊंचाई के साथ जो वायुमंडल में जो घनत्व है, जो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना, पहाड़ ऐसे ही होते हैं ना, तो जैसे जैसे ऊपर की जाते हैं तो यहाँ पे जो वायुमंडल में जो घनत्व होता है वो जो है हर जगह इसका अलग अलग होता है। यह घनत्व जो है समुद्र तल पे जो है सबसे नीचे सबसे अधिक होता है, समुद्र तल पे सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे ये जो घनत्व है घटता जाता है। इसीलिए यही कारण है कि जो पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो कम होते जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो पर्वतारोही हैं वो सांस लेने में उनको कठिनाई होती है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। अब दूसरा क्या, पहाड़ों पर हवा का घनत्व भिन्न होता है, क्यों, सबसे ज़्यादा जो है समुद्र तल पर होता है, ऊपर जैसे जाएंगे तो उसमें जो है क्या होगा, भिन्नता दिखाई देगी, कम होता है, उसका घनत्व जो है कम होते हुए चला जाएगा। तो ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, कहाँ पर है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बड़े स्थलीय भूभाग का महाद्वीप के नाम से, जो बड़े स्थलीय भूभाग हैं उसे जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, समुद्र जल का जो तल है सभी जगह असमान नहीं, समुद्र जल का जो तल है, ठीक है, समुद्र जल का जो तल है सभी जगह जो है क्या होता है, असमान नहीं होता, क्या होता है, समान होता है। याद रखिएगा, असमान नहीं होता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये सही है, लेकिन ये जो है समान होता है। ओके, स्थल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को पृथ्वी तल से मापा जाता है, बिल्कुल नहीं, पृथ्वी तल से नहीं, समुद्र तल से, क्योंकि यहाँ पे जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं ए और बी नहीं, बी और सी, ए सी, तो उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप लोगों का जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल ए जो है आपका करेक्ट है, लेकिन बी और सी गलत है। यहाँ पे जो है पूछना चाहिए था असत्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और सी जो है गलत होगा, मैंने लिखा नहीं है शायद, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। जब मैंने महाद्वीप करवाया है ना, जो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये तीनों जो रेखाएं हैं केवल एक महाद्वीप से गुजरती है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप से जो है ये तीनों रेखाएं जो है तीनों रेखाएं निकलती हैं।
आगे देखिए, और अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी, विश्व की जो सबसे बड़ी नील नदी है ना, वो याद रखिएगा। जैसे अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका में बहती है, वैसे ही नील नदी जो है ये दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है, सॉरी अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मैरियाना गर्त, तो ये है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक। तो याद रखिए मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में, ए ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी, ये किस स्थल संधि से जुड़े हुए हैं? तो ये है पनामा स्थल संधि। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बेरिंग जो है, बेरिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बेरिंग जो गर्त है, मतलब कि बेरिंग जो जल संधि भी बोल सकते हैं, बेरिंग की खाड़ी भी बोला जाता है। तो बेरिंग की खाड़ी जो है जो उत्तरी अमेरिका है और जो एशिया है, इसको जो है जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो ये इन दोनों को जो है अलग करती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है और एशिया का जो पूर्वी भाग है उसको जो है अलग करती है बेरिंग की खाड़ी, बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि जो है ये आप लोगों को यहाँ पे देख ही रहा होगा, श्रीलंका और तमिलनाडु का जो भारत वाला जो भाग है इसको जो है अलग करता है, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शोध संस्थान मैत्री दक्षिण गंगोत्री किस महाद्वीप में है? तो अभी मैंने आप लोगों को पीछे जब महाद्वीप बता रही थी तो उसमें बताया था ना अंटार्कटिका, ये शोध केंद्र है, क्योंकि अंटार्कटिका पे जीवन संभव नहीं है, यहाँ पे बहुत ही बर्फीला एरिया है, तो शोध केंद्र बनाए गए हैं। तो वहाँ पे जो है कौन कौन सा है? मैत्री दक्षिण गंगोत्री एक भारतीय भी बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन किस महाद्वीप में बहती है? अभी आप लोगों को बताया था मैंने, ये दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज, ये कहाँ पर है? तो ये भी दक्षिणी अमेरिका में, उत्तर से दक्षिण की ओर पूरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है, चिली में पश्चिमी ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए अमेजन, ये जो है दक्षिणी अमेरिका है। अब यहाँ पे जो है दक्षिणी अमेरिका में ये कौन सी है? अमेजोन नदी, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है और ये चिली है। चिली में यहाँ पर जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है पूरा उत्तर से दक्षिण की ओर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 18th क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी के 71% भाग पर जल स्थित है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो 71% भाग जो है जल यहाँ पर स्थित है और ऊपर से देखने पर जो है ये नीला दिखाई देता है। तो ए और आर दोनों सही है, ठीक है। तो ए और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। तो पूरा टोटल हमने 18 क्वेश्चन किया और इन क्वेश्चन को इग्नोर मत कीजिएगा। सी टेट का अगर आप लोगों को पेपर 2 एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी में एक एक करके, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, एक एक करके पढ़िए। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज नोट्स जो है टेलीग्राम पे शेयर करूँगी और पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ज्योग्राफी जो है 6th 7th 8th अगर आप सेल्फ स्टडी करके अपना क्लियर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों की केवल एक हेल्प कर सकती हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, चीज़ों को समझा सकती हूँ, बाकी करना खुद है आप लोगों को। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके जो है आप वहाँ पे जो है पूरा चैप्टर वाइज जो है वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की बहुत जल्दी जो है हिस्ट्री भी 6th 7th कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 8th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट करूँगी, साथ में सीडीपी की क्लास जो है चल रही है। बस जुड़े रहिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को केवल टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता चलेंगे बल्कि एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से कब कैसे आपको तैयारी करना है, किस तरह से पीवाईक्यू करना है। तो आप लोगों को पूरी मैं कोशिश करूँगी कि एक अच्छे तरीके से जो है गाइड कर सकूँ। बाकी आप बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बस जुड़े रहिए। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऑल द बेस्ट।